तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि 12th क्लास में अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो किस तरीके से, क्या वो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या वो टाइम टेबल होना चाहिए, और इस वीडियो में एक वो मोटिवेशनल स्टोरी जो आपको कहीं ना कहीं अपने से कनेक्ट कर पाएगी। और दोस्तों इस वीडियो को आपने शुरू से एंड तक देख लिया ना, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आने वाले एग्जामिनेशन में, आने वाले बोर्ड के एग्जामिनेशन में आपका 95 को रोक नहीं सकता। तो दोस्तों शुरू करूंगा मैं एक ऐसे वर्ड से जो हम आर्ट्स वालों के लिए हमेशा दिया जाता है। आर्ट्स से मेरा बड़ा गहरा कनेक्शन इसलिए भी है क्योंकि मेरे पास इकोनॉमिक्स थी, और जब मैं इकोनॉमिक्स की कोचिंग में जाता था तो बहुत सारे स्टूडेंट्स, तकरीबन मैं अगर आपको बताऊं तो 70% स्टूडेंट्स उसमें आर्ट्स के बैठे रहते थे। उनसे दोस्ती यारी बात चल रही है, क्या हो रहा है, उनके मन में ना हमेशा एक फ्रस्ट्रेशन रहता था। या फिर जिनको मैंने पढ़ाया कि हमारा क्या होगा सर, हम तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे, मतलब आर्ट्स वालों का तो कोई करियर ही नहीं है, ऐसे खुद ही बोलते हैं। अब आपको लगता होगा यार ये बच्चे खुद बोलते हैं। नहीं मेरे दोस्त, ये जमाना उन्हें ना बोल बोल के ताने दे दे के, क्योंकि पता किसी को होता नहीं है और फिजूल का ज्ञान दे देते हैं। लोगों को गिन चुन के 4-5 चीजें या 4-5 जॉब्स पता होती है। कॉमर्स वालों के लिए सीए बन जाओगे तो बढ़िया है, साइंस वालों के लिए डॉक्टर्स, इंजीनियर, आर्ट वालों के लिए क्या बनोगे, वकील वगैरह 2-3 चीजें। मेरे दोस्त मैं आपको बता दूं कि अगर सबसे ज्यादा पैसा किसी फील्ड में है तो वो है आर्ट्स फील्ड में। लॉयर से ज्यादा पैसा कौन कमाता है? एक छोटा सा एग्जांपल दिया एक फील्ड का। और दूसरी बात, जो डिजिटल मार्केटिंग है उसका सबसे मेन रोल पता है क्या है? बहुत से बच्चे सोचते हैं फेसबुक पे लीड जनरेट कर लो, ऐसे जाएंगे वैसे टूल्स, ये टूल। अरे टूल तो सब सेम ही होंगे, एक दिन मैं बैठोगे सिखा दूंगा। मेन चीज है वो स्ट्रैटेजी। वो कैसे बिल्ड होगी? वो होगी कम्युनिकेशन स्किल से, वो होगा रिक्रूटमेंट से। वो कैसे फॉलो होगा? वो फॉलो होगा डिजिटल मार्केटिंग के स्ट्रैटेजी बनाते वक्त जब आपने आर्ट्स क्लास में इंग्लिश को पढ़ा है, हिस्ट्री को पढ़ा है, ज्योग्राफी को पढ़ा है, उन चीजों से। मेरे दोस्त आपको पता है कि एक डिजिटल मार्केटर की सैलरी कितनी है? मंथली सैलरी एक डिजिटल मार्केटर की ओयो में 8-8 लाख रुपए है। आप अंदाजा लगा लीजिए इसी से तकरीबन 45,000 जॉब्स एक कंपनी ऑफर करती है इंडिया में। तो निराश मत होना, लाइफ में डिजिटल मार्केटिंग बहुत बड़ा पावर टूल्स है आपके पास, और यही मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ अपने एडवांस डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स में। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन है आर्ट्स के लिए। तो सबसे पहली चीज जो डिमोटिवेशन पार्ट है ना, उसे खत्म करो। नॉट डिजिटल मार्केटिंग। सोचोगे क्या सर आप डिजिटल मार्केटिंग सिखाते हो इसलिए बोल रहे हो, नहीं मत करना डिजिटल मार्केटिंग, मन नहीं है। इसके अलावा हजारों लाखों फील्ड्स है। अगर बात रही फील्ड्स में ना, तो स्पेशली किसी दिन वीडियो बनाऊंगा कि आर्ट्स के लिए कितने फील्ड्स हैं बच्चों के लिए। सबसे ज्यादा फील्ड आर्ट्स के स्टूडेंट्स में। बस इतना ही। मुझे शौक नहीं है कि यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग को एक पॉइंट करूँ आपके लिए, क्योंकि ये वो करियर का वो पॉइंट है जहाँ पे आपको सही चीज चुननी है। आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। फ्यूचर जो है वो डिजिटल मार्केटिंग का है, ये बात राइट है। फ्यूचर जो है वो इन्फ्लुएंसर का है। अगर आप इन्फ्लुएंसर बन गए तो कोई सा भी बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं, जो मैं आपको सिखाता हूँ अपने वीडियो मार्केटिंग में और अपने डिजिटल मार्केटिंग में। तो अगर आप चाहते हैं इससे रिलेटेड तो दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। मैं आगे बढ़ना चाहूंगा कि लुडविग वैन बीथोवन, जिन्हें एक समय पे क्लासिकल म्यूजिक का गॉडफादर कहा जाता था, उनकी कहानियां सुनिए दोस्त। बीथोवन ने जब अपना म्यूजिक का करियर शुरू किया तो टीचर ने उनसे कहा कि दोस्त म्यूजिक में तुम्हारा कोई करियर नहीं है। मैं सच कहता हूँ, शुरुआत में उन्हें बहुत ठोकरें मिली। कई बार उन्होंने म्यूजिक्स भी बनाए जो कि बहुत बेकार रहे, कई जगह से नकारा गया। बीथोवन की परेशानियां इतनी बढ़ गई कि 25 साल की उम्र से उन्होंने धीरे धीरे सुनना कम हो गया, मतलब वो कोई चीज सुन नहीं पाते थे। अचानक वो अपने दोस्त के साथ एक बार खेत में बैठे थे और बहुत दूर एक भैंस चराने वाला बांसुरी बजा रहा था। तो उनके दोस्त ने कहा वाह कितनी अच्छी बांसुरी बजाता है। तो उन्होंने कहा ये तो मुझे सुना ही नहीं दिया। तो उस दिन से उसे समझ आया कि वो कंप्लीटली सुन भी नहीं पाते हैं। और दोस्तों आप सोच सकते हैं कि उस हालात में भी उन्होंने सबसे फेमस सिम्फनी तब जाके लिखी जब वो बिल्कुल सुन भी नहीं पाते थे। लोग कहते हैं कि वो अपने दिमाग के अंदर की आवाजों को सुनते थे। हमारी लाइफ में भी कई बार ऐसी ट्रेजेडी हो जाती है कई स्टूडेंट्स के साथ। कई बार फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती है, कई बार हम फाइनेंशियली उतने स्ट्रांग नहीं होते, क्योंकि ज्यादातर आर्ट्स के स्टूडेंट जब 12th में जाते हैं 50% स्टूडेंट, मैं 80 नहीं कहूंगा, 50% स्टूडेंट पार्ट टाइम वर्क कहीं ना कहीं करते हैं, कुछ पैसे अर्न करने के लिए, कई बार वो अपनी पॉकेट मनी के लिए, कई बार वो अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। और यहाँ पे मैंने एक छोटा सा भ्रम दूर कर दूं आप सबका। अगर आप सोचते हैं या फिर कुछ लोग सोचते हैं आपके लिए कि साइंस बहुत डिफिकल्ट है, आर्ट्स बड़ा आसान है, तो आप ऐसा गलत सोचते हैं या फिर वो ऐसा गलत सोचते हैं। मेरे दोस्त सब्जेक्ट सभी टफ है, अगर नहीं होते तो आर्ट्स में कोई फेल नहीं होता। यहाँ फेल लगने वालों की लिस्ट है, वो आप जानते हैं। कई कुछ बच्चे तो ये कहेंगे अरे सर हमें तो लगता है कि हमारा ही नंबर ना आ जाए। ऐसा नहीं होगा दोस्त, ऐसा नहीं होगा। अगर इस वीडियो के सार को अगर आपने समझ लिया ना, समरी को अगर आपने अपने अंदर समझ लिया, तो आप समझ पाएंगे कि क्या वो वीकर पार्ट है जो कि मैं अब आपको डिटेल करने वाला हूँ। वो है टाइम टेबल। सबके लिए मैंने अलग अलग टाइम टेबल बनाया। आर्ट्स वालों के लिए अलग, सॉरी आर्ट्स तो हम है ही, कॉमर्स वालों के लिए अलग, साइंस वालों के लिए अलग, 10th क्लास वालों के लिए अलग। आपके लिए मैंने एक सही तरीके से, क्योंकि अपने पास पूरा साल नहीं है, अपने पास गिन के, अगर आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हो, मैं मानता हूँ कि आपके पास 3 महीने हैं। इन 3 महीने में आपको एवरी डे 4.5 आवर्स की स्टडी करनी है, 4.5 घंटे की। अब आप कहेंगे किस सब्जेक्ट को दें? सबसे पहली चीज सब्जेक्ट वाइज क्लियर कर लेते हैं। ज्यादातर बच्चों के पास पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी या ज्योग्राफी, ये 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। बाकी एडिशनल भी है कई स्टूडेंट्स के पास। मैं मान के चल रहा हूँ कि इन 5 पे आप ज्यादा फोकस करते हैं। पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, इंग्लिश हो गया, ये तो खासकर बच्चे ज्यादातर इस पे फोकस करते हैं क्योंकि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है और इसे होना भी चाहिए, बिकॉज आपको इन्हीं फील्ड में आगे जाना है। अगर आपका हिंदी के प्रति ज्यादा रुझान है तो ये और अच्छी बात है, क्योंकि हिंदी कंटेंट राइटर्स इनकी डिमांड धीरे धीरे बढ़ने वाली है। मैं मानता हूँ कि अब कम है लेकिन बढ़ने वाली है, बिकॉज जब डिजिटली इतना ज्यादा अवेयरनेस हो रहा है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम आ रहा है, जब पता चलेगा कि आप किसी का कॉपी नहीं कर सकते, तब जाके लोगों को लिखना पड़ेगा, तब आप हिंदी में भी काम कर सकते हैं। बट ज्यादातर स्टूडेंट्स पॉलिटिकल, हिस्ट्री और इंग्लिश पे काम करते हैं, अच्छी बात है। अब आपके पास 4.5 घंटे हैं मेरे तो, 4.5 घंटे। सुबह जल्दी उठने की आदत डालिए, क्योंकि ये ज्यादातर सब्जेक्ट क्या है, थ्योरी है। अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं, मैं भूल गया था, इकोनॉमिक्स आपके पास होता है, लेकिन इकोनॉमिक्स में क्या है, थोड़ा न्यूमेरिकल है, उसको इवनिंग में ले लीजिए, जो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है। बाकी अगर आपके पास इंग्लिश है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, इसके लिए सुबह सुबह पढ़िए। तकरीबन आप 5 बजे उठ जाइए। 5 बजे उठने का एक ही तरीका है, सबसे पहली चीज जल्दी सोना है और एक सही अलार्म लगाना है। कोई भी अलार्म दोस्त कितना भी सही लगा लोगे ना, उठ नहीं पाओगे। सबसे पहली चीज आपको एक माइंड सेट करना है। वो कहते हैं ना कि विजनरी प्लान,
वो बना के चलना है कि अगर मैं सुबह नहीं उठूंगा तो 4 चैप्टर मैं रीड नहीं कर पाऊंगा, शायद वो चैप्टर आने वाले एग्जामिनेशन में 20 नंबर के हों। हे भगवान, अगर मैं वो 20 नंबर कवर नहीं कर पाऊंगा तो मैं फेल हो जाऊंगा, या फिर मेरे 80 आने वाले थे मेरे 60 हो जाएंगे, 60 थे 40 में आ जाऊंगा मैं। ये प्लान अगर आप आंख अपनी खोलने के बाद सोचेंगे ना, बिस्तर पे सो नहीं पाएंगे मेरे दोस्त। सुबह उठेंगे, उठने के बाद हर बार 1-1 घंटे की स्टडी करिए। अगर आप 5 बजे उठ गए हैं तो 5:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक 1 घंटे की स्टडी करिए। जैसे ही वो कंप्लीट हुआ वैसे ही 15 मिनट का आपको गैप लेना है। उसके बाद 7:15 से लेके फिर 8:15 तक फिर एक थ्योरी सब्जेक्ट पढ़िए, और ऐसे करते करते ही एक और स्लॉट बनाइए। अब ये बात तब कह रहा हूं मैं जब आप स्कूल नहीं जा रहे हैं। अगर आपका मॉर्निंग स्कूल है और आप स्कूल नहीं जा रहे हैं, बिकॉज एग्जामिनेशन से 3 महीने पहले हम ज्यादातर डेज ऑफ करते हैं बोर्ड के एग्जामिनेशन से पहले। अब बात आ गई कि इवनिंग का स्लॉट कैसे करें। अब आप सोचेंगे कि अरे सर 3 घंटे तो सुबह पढ़ लिए, अब इवनिंग में कब पढ़ेंगे। कोचिंग का पार्ट मैंने अलग निकाला हुआ है, ये सिर्फ आपकी सेल्फ स्टडी का पार्ट है। मैं मान के चलता हूँ कि 2 कोचिंग्स आपके लिए हैं। इवनिंग में आप जाते हैं आराम से अपना 8-7 बजे तक, क्योंकि 2 कोचिंग करनी है। मैं मान के चलता हूँ एक कोचिंग अगर 1 घंटे की, उसमें 2 घंटा लग जाता है जाना आना, फिर दूसरी कोचिंग, तो 1 घंटे की कोचिंग है। एट द लास्ट ऑफ द मोमेंट आप रेगुलर पढ़ रहे हैं, क्योंकि जनरली जो क्लासेस होती है अगर इकोनॉमिक्स या टीटीएस या एमडब्ल्यूएफ में होती हैं, बट शाम का समय रखने के बाद लास्ट में एंड में सेल्फ स्टडी अलग है 4-4.5 घंटे, 3 घंटे का आपको पेपर देना है जिस दिन आप स्कूल नहीं जाएंगे। इवनिंग में बैठना है, इकोनॉमिक्स लेना है, हिस्ट्री लेना है, इंग्लिश लेना है, पेपर बैठ के करना शुरू कर दीजिए दोस्त। वीक में अगर आप 3 पेपर कर देंगे ना, टॉप 10 की लिस्ट में आपको आने से कोई माइकलाल रोक नहीं सकता, ये मेरा वादा है आपसे। बस अगर आपने वीक में 3 पेपर, मंथ में 10 पेपर और 3 महीने में 30 पेपर कवर कर लिए, 10 ईयर 3 बार रिपीट कर दी ना आपने, सारा गेम वहीं खत्म हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि दोस्त सर ये तो घुमा दिया आपने, 4.5 घंटे बोल के 3 घंटा और ऐड कर दिया, फिर कोचिंग अलग कर दी। मेरे दोस्त ये ऑफ डे का सीजन है, जिस दिन आप स्कूल नहीं जाएंगे, अच्छा खासा टाइम होता है आपके पास। और मैं आपको बता दूं कि किसी भी काम को करने में हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। अब बात आ गई कि सर कई बार हम पढ़ते हैं सुबह सुबह मजा नहीं आता। मैं आपको बता दूं कि यूट्यूब देखते हैं आप, यूट्यूब पे कई लोगों ने एनसीईआरटी की बुक की जस्ट पूरी ऑडियो बुक बना रखी है, जाके सुन लीजिए उसको, क्योंकि कहीं ना कहीं हम डिजिटली अटैच है, सुनना बहुत पसंद है, जाके उस चीज को सुनिए। तो डिजिटली अवेयर होइए, यही चीज मैं सिखाता हूँ। जो आप जिसकी आप ऑडियो बुक सुनेंगे ना, कोई ना कोई तो उसको बना रहा होगा, वो मैं बैठ के बना रहा हूँ जो आप मुझे सुन रहे हैं। तो एक टाइम पे अगर आर्ट्स 12th कंप्लीट हो जाए, या साथ साथ में मान लीजिए समय आपके पास 8-9 महीने का, डिजिटल मार्केटिंग करते रहिए। एक ऐसा